इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, HP हेड, इनकम टैक्स और बीकॉम सेकेंड। श्री अमित एक बड़े मकान के स्वामी हैं जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 36,000 रुपये वार्षिक है। इस मकान का 1/3 भाग एक किराएदार को 2,500 रुपये प्रति माह में रहने के लिए किराए पर उठाया हुआ है। ठीक है, ये बात 1/3 हिस्सा तथा शेष 2/3 भाग का उपयोग स्वयं के निवास के लिए करते हैं। तो हमारे लिए ये 2 मकान हो गए, 1/3 हिस्सा लेट आउट और 2/3 हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो वार्षिक मूल्य जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो 36,000 है, तो उसका भी 1/3 हिस्सा और 2/3 हिस्सा हो जाएगा। इस मकान का निर्माण 1 मई 2014 को प्रारंभ हुआ तथा 1 नवंबर 2016 को पूरा हुआ। अंडरलाइन कर लें निर्माण। तो जब आप निर्माण को अंडरलाइन करते हैं इसका मतलब उसमें समय लगा है, और जो निर्माण के समय का ब्याज होता है वो ही पूंजीगत ब्याज होता है। आगे फिलहाल इसमें इसके लोन के बारे में कुछ कहा नहीं है। जब लोन नहीं है तो पूंजीगत ब्याज बाद की बात होगी। इस मकान पर 3,600 रुपये वार्षिक स्थानीय कर लगता है जो मकान मालिक द्वारा चुका दिया गया है। इस मकान के संबंध में अन्य खर्चे इस प्रकार से हैं। जमीन का किराया 720 रुपये, कुछ नहीं करना। बीमा प्रीमियम 600, कुछ नहीं करना। भूमि एवं भवन कर 720, कुछ नहीं करना। और किराया वसूली व्यय 400, कुछ नहीं करना। इन कोई खर्चे की छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाएगा इन सब की जगह पे। अब उसके बाद में श्री अमित ने इस मकान के निर्माण हेतु 1 जुलाई 2014 को 1 लाख रुपए का ऋण लिया था। अब देखो यहाँ पे ये बात नीचे आई है, लेकिन यहाँ पे ऊपर देखो निर्माण शुरू हुआ था 1 मई 2014 को, मई को हुआ था, और लोन जो है वो कब लिया गया है? जुलाई को। तो हमारे लिए डेट ऑफ लोन ये हो गई, डेट ऑफ लोन। ओके, और बना कब था? वो ये रहा, 1 नवंबर 2016 को बना था। क्लियर? तो इससे जस्ट पहले का 31 मार्च कौन सा हो गया? 16 से 31 मार्च 2016। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 31 मार्च 2016 हुआ। तो इस डेट और इस डेट का गैप कितना है? वो कैपिटल इंटरेस्ट का पीरियड आएगा। तो 1 जुलाई से स्टार्ट करते हुए अपने को काउंट करना है। सही है ना? यही ड्यूरेशन हुआ। तो जुलाई 14 से वापस 15 में, और 15 से वापस 16 में। जुलाई तक 24 महीने होते हैं, 24 में से मार्च तक लेना है। तो अप्रैल और मई और जून 3 महीने कम कर दें तो 21 महीने आएंगे। ये एक तरीका हो गया, इस तरीके से कैलकुलेट हमने कर लिया। 21 मंथ कैपिटल इंटरेस्ट के लिए काउंटिंग आ गई। आप चाहें तो डेट को डायरेक्ट मंथ टू मंथ ऑन टिप्स काउंट कर सकते हैं कि इस तरीके से होगा। हो गया ना? अभी देखो बिना कुछ लिखे सीधा बताया है मैंने, यानी इस क्वेश्चन तक आप लोगों की ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस ऋण का पुनर्भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, यानी रेवेन्यू इंटरेस्ट भी हम पूरा साल भर का लेना है। इस पर प्रतिवर्ष 12% की दर से ब्याज देय है। इस गत वर्ष का 2 माह का किराया और गत वर्ष 18-19 का 3 माह का किराया वसूल योग्य नहीं है। तो ब्याज की परसेंटेज तो ये हो गया। गत वर्ष का 2 माह का किराया, ये अनरियलाइज्ड रेंट हो गया, अनरियलाइज्ड रेंट। तो अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो 2 मंथ हो गया। क्लियर? वो कहते हैं कि 18-19 का 3 माह का किराया वसूल योग्य नहीं है, इसका कुछ नहीं करेंगे। जो करंट ईयर में बाकी है उसी को लेना होता है। किराएदार ने मकान 1 मार्च को खाली कर दिया, तो मार्च का महीना खाली रहा, तो 1 मंथ वैकेंट पीरियड हो गया, 1 मंथ। इसके बाद यह मकान किराए पर नहीं उठाया गया है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री अमित के मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना
कीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इसमें क्या करना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट को लेना है और लेट आउट पार्ट को लेना है। लेट आउट का 1/3 हिस्सा चलता रहेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में NAV नील लिखेंगे और केवल ब्याज घटाना है। ब्याज की कैलकुलेशन आप जल्दी से करेंगे, मैं उसके बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लेते हैं, तो A लिखें, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का बेसिक कैलकुलेशन है NAV, नेट एनुअल वैल्यू, नील होता है। इसमें से लेस इंटरेस्ट ऑन लोन ये घटाया जाता है। तो इसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट 1। अब अपने को इसमें से लोन घटाना है, घटाने पर अमाउंट माइनस में ही आएगी और वो फर्स्ट हाउस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट हाउस जो है वो आ जाएगा, जो इसका पार्ट है। वर्किंग नोट एक बार मेरे साथ देखें। वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में हमें सबसे पहले चाहिए डेट ऑफ लोन। डेट ऑफ लोन कौन सी तारीख को है? 1 जुलाई 2014, 14। मकान बना कब है? डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना? 1 नवंबर 2016। डेट सही है? तो इस 1 नवंबर 2016 से जस्ट पहले की 31 मार्च, तो जस्ट पहले 31 मार्च, तो इससे जस्ट पहले तो 16 है, तो 16 ही रहना है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 मार्च, ये तो लिखना ही था, और नवंबर से पहले ही आता है इसलिए 2016। पहली और तीसरी इन दोनों डेट का गैप देखेंगे, कितने मंथ्स आता है ये? 21 मंथ। ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे 21 मंथ, इस डेट का और इस डेट का गैप। तो ये जो गैप पीरियड है उसी का कैपिटल इंटरेस्ट होता है। तो कैपिटल इंटरेस्ट, लोन कितने का है? लोन है 1 लाख रुपए का, इंटू परसेंटेज, ब्याज की दर है 12%, इंटू 21 महीने का लेना है तो 21/12, और कैपिटल इंटरेस्ट 1/5 होता है, तो 1/5 कितना आया? 4200। ये पहला आपका कैपिटल इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया। अब रेवेन्यू इंटरेस्ट, रेवेन्यू इंटरेस्ट का मतलब होता है करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट, प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। तो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकालते समय सबसे पहले सिर्फ इतना ही देखना होता है, लोन चुका है तो नहीं है। तो इसने लोन चुकाया नहीं है, लोन नहीं चुका है, तो 1 लाख इंटू 12%, कितना हुआ? 12,000। दोनों का टोटल 16,200। ये जो 16,200 आया उसके दो हिस्से होंगे, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का 2/3 और एक लेट आउट हाउस का 1/3। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का 2/3 कितना होता है? 10,800, और इसका कितना हो जाता है? 16,200 का 1/3, 5,400। तो ब्याज की दोनों तो अलग अलग कैलकुलेशन आ गई। इतना ही मेन पॉइंट था इसका। अब आप मेन सवाल में सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये घटाएंगे और लेट आउट में ये घटाएंगे। तो इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट आया 10,800, घटाने पर आपका आंसर आएगा माइनस का 10,800। ये आपका पहला आंसर हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 2/3 जो था उसके लिए। अब लेट आउट हाउस में तो बी पार्ट लिख दें, लेट आउट हाउस। तो लेट आउट हाउस 1/3 था। सबसे पहले उसका म्युनिसिपल वैल्यू लेना है, तो म्युनिसिपल वैल्यू,
तो टोटल कितना था म्युनिसिपल वैल्यू? 36,000। तो इस 36,000 का 1/3 12,000, तो म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट पॉइंट होता है। फिर उसके बाद में रेंट रिसीवेबल, तो रेंट रिसीवेबल शब्द है, रिसीव्ड नहीं है ना। तो रिसीवेबल में कितने महीने ये किराए पर उठाया जा सकता था वो लिखा जाता है। तो मकान पूरे साल बना हुआ था, सेल्फ ऑक्यूपाइड कोई था ही नहीं, तो पूरे साल था, तो किराया कितने पे था इसका? 2,500 रुपये में किराए पर उठाया, तो 2,500 इंटू 12 कितना होता है? हाँ जी, 30,000। अंदर लिख दो। बाहर लिखते हो तो यहाँ पे एक लाइन लगानी पड़ती है, अंदर लिख दिया। लेस अनरियलाइज्ड रेंट, तो वो 2 महीने की है, तो 2500 इंटू 2 5,000। घटाने पर जो आया वो आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा, और वो यहाँ पे आ जाएगा 25,000। समझ गए इसको अंदर क्यों लिखा? ताकि अपने को लाइन नहीं लगानी पड़े। अब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों में से जो भी अधिक हो उसे आगे लिखना है, तो 25,000 आगे आ जाएगा। ये जो 25,000 आगे आया इसमें से लेस करेंगे वैकेंट पीरियड, तो वैकेंट पीरियड 1 मंथ है, तो 1 महीना इंटू 2500 हो जाएगा, तो 2500 घटा देंगे। घटाने पर आपके इसकी वैल्यू आ जाएगी 22,500। ये क्या कहलाता है? जी। म्युनिसिपल टैक्स पे किया है क्या इसने? कितना पे किया है? लेस MT, यानी म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट पूरे मकान का 2500 है क्या? 3600। तो उसका हिस्सा कितना आएगा? तो 3600 इंटू 1/3, तो म्युनिसिपल टैक्स हो गया 1,200 रुपये। तो पे कर दो, कितना आया? 21,300। ये NAV हो गया। लेस 30% SD, तो SD 21,300 का 6,390, ये घटाना है इसलिए ब्रैकेट में लिख दो। और लेस इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट 1 से ही लेना है। इसकी भी वैल्यू कितनी ली थी? 5,400 रुपये। तो ये भी आपके ले लिया। घटाने पर आंसर आएगा 9,510, प्लस का आता ही है, तो ये इनकम हो गई। आंसर दिया हुआ है दोनों, तो ये प्लस का आंसर है, ऊपर जो आया माइनस का है, तो टोटल आंसर, तो टोटल इनकम उसका कितना था? 10,800। ये तो माइनस का था, है ना, और प्लस का कितना आया है? 9,510। तो फाइनल आंसर माइनस का 1,290 रुपये। आंसर क्या दिया हुआ है? ये और ये दिया हुआ है, तो ये आंसर लिख दो। अगर टोटल का आंसर दिया हुआ हो तो ये भी हो जाता है फाइनल इनकम का। किस किस को समझ में आया? हाथ ऊपर कर एक बार। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 HP। मिल्खा सिंह 2 मकानों के स्वामी हैं। इसमें से प्रथम मकान उन्होंने अपने नियोक्ता को 5,000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया है, जिसे नियोक्ता ने उन्हें निःशुल्क मकान की सुविधा के रूप में रहने के लिए प्रदान किया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। मकान खुद का है, उसने अपने ही एम्प्लॉयर को उसे क्या कर दिया? रेंट पर दे दिया। और उसके एम्प्लॉयर ने क्या किया? उसे हाउस फैसिलिटी के रूप में दे दिया है। नियोक्ता ने निःशुल्क मकान की सुविधा के रूप में रहने के लिए प्रदान कर दिया है। समझ में आती है बात? यानी खुद का मकान खुद के एम्प्लॉयर को दे दिया किराए पर, और उसने उसे वापस हाउस फैसिलिटी के रूप में दे दिया। देखो ऐसा है, निःशुल्क मकान की सुविधा के रूप में उन्हें रहने के लिए प्रदान किया हुआ है। क्लियर? तो हमारा काम तो सिर्फ इतना जानना है, इसमें सुविधा का तो हमें मतलब ही नहीं है। HP हेड में, इस हेड में हमें इतना समझ में आता है कि प्रथम मकान जो है वो उसने किराए पर दिया है कितने रुपए में?
5,000 रुपये प्रति माह में। क्लियर? सुविधा से अपने को कोई लिंक नहीं है। प्रथम मकान क्रय करने हेतु, अंडरलाइन करें, क्रय करने हेतु 1 अप्रैल 2014 को 15 लाख रुपए का ऋण 14% वार्षिक पर लिया है। तो इस बार उसने खरीदा है, परचेज किया है, निर्माण नहीं है। तो जब परचेज करता है तो कैपिटल इंटरेस्ट होता ही नहीं है, केवल रेवेन्यू इंटरेस्ट होता है। दूसरे मकान के लिए उन्होंने 1 जून 2012 को 10 लाख रुपए का ऋण 15% ब्याज पर लिया। दूसरा मकान 1 जून 2015 को बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पे शब्द है बनकर तैयार हुआ, 1 जून 2015 को। ठीक है ये बात। उन्हें 1 फरवरी 2019 को एक लॉटरी से कर की कटौती के बाद 10 लाख रुपए मिले। उन्होंने दूसरे मकान पर लिए गए ऋण को उसी दिन चुका दिया। तो 2019 की जो फरवरी थी, फरवरी 2019, तो 19-20 में तो ये डेट नहीं आती, ये डेट 18-19 में आती है। तो 18-19 में इसने लोन चुका भी दिया, इसका मतलब इसमें रेवेन्यू इंटरेस्ट इस मकान में नहीं होगा। सेकंड में, फर्स्ट में कैपिटल इंटरेस्ट नहीं होगा और सेकंड में रेवेन्यू इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लोन चुका दिया गया था 18-19 में ही। समझ में आती है ये बात? डेट कितना गौर करना पड़ता है, आप ये नोटिस करो। आगे, एक लॉटरी से ये हो गया। उन्होंने दूसरे मकान के लिए ऋण को उसी दिन चुका दिया। दोनों मकानों के संबंध में अन्य सूचनाएं इस प्रकार से है। फर्स्ट हाउस के लिए म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हो गया। म्युनिसिपल टैक्स पेड हो गया। रिपेयर एनुअल चार्ज दे रखा है। रेंट ऑफ लैंड नॉट येट पेड, इसका कोई मतलब ही नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स का होता है खाली। रेंट रिसीव्ड ग्रॉस है, तो रिसीव्ड को अंडरलाइन कर लो, ये मिला था इतना। रेंट रिसीव्ड 4 मंथ्स, ये तो ग्रॉस हो गई, मतलब कितना हुआ और कितने महीने की मिली। इसमें 12 महीने के लिए मिली, इसमें 9 महीने के लिए मिली। लेट आउट 2, ये किराए पर दिया था एम्प्लॉयर को, खुद के ही मालिक को दिया था, इससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ये किसको दिया था इसने? कंपनी को। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लगा लो, कंपनी को दिया है। वैकेंट पीरियड इसमें नील है और इसमें 3 महीने खाली रहा था। तो ये चीज़ अपने हो गई। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए उसकी मकान संपत्ति से आय ज्ञात करिए। तो 2 मकानों की पूरी डिटेल इसने दी है। इसमें पहला मकान भी किराए पर है और दूसरा मकान भी किराए पर है। तो दोनों लेट आउट हाउस है, तो उसके हिसाब से उसकी गणित निकालनी पड़ेगी। तरीका एक ही पैटर्न पे सारा चलेगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मुख्य रूप से अपने को इसमें करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें ये चीज़ आप सबसे पहले देख ले। इसमें इसका भाग देंगे 12 महीने का, तो पर मंथ आ जाएगा 5,000 रुपये पर मंथ है रेंट। और इसमें 9 महीने का भाग देंगे तो ये आया कितना? 14,000। ये आपके पर मंथ हो गया रेंट। क्लियर? अब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो 2 कॉलम बनाने हैं और 2 कॉलम बनाने पर सॉल्व होगा। स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके सबसे पहले लिखना है नंबर 1 म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू दोनों मकानों की दे रखी है 2 लाख और 1,90,000। उसके बाद में फेयर रेंट। फेयर रेंट भी आपके दोनों मकानों की दे रखी है 2,40,000 और 1,80,000। हमें इन दोनों में से जो भी अधिक है उसे आगे लिखना होता है। तो वो आपके है 2,40,000 और 1,90,000 हायर, इन दोनों में से जो अधिक है। इसके बाद में लिखना होता है स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट आपके दे रखा है 2,30,000 और 2 लाख। तो 2,30,000 और 2 लाख, इन दोनों में से जो भी कम हो तो लेस, दोनों में से जो भी कम हो इन दोनों में। तो इसमें 2,30,000 और 1,90,000। इसके नीचे आप लाइन लगा दे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कहलाता है, फर्स्ट पॉइंट फॉर कंपैरिजन।
उसके बाद में रेंट रिसीवेबल, तो रेंट रिसीवेबल जनरली 12 मंथ के लिए ही होता है। तो पहला मकान कितने महीने किराए पर उठाया था? 12 महीने। कितने महीने के लिए उठाया जा सकता था? पूरे साल। तो 5,000 रुपये किराया था क्या? 5,000 इंटू 12 कितना होता है? 60,000। पूरे साल ही किराए पर उठाया गया था, अपना यही होता है। अच्छा, इसमें से कोई अनरिलाइज रेंट है नहीं। दूसरा मकान कितने महीने किराए पर उठाया गया? 9 महीने। पर प्रश्न ये है कि क्या वो पूरे साल किराए पर उठाया जा सकता था? तो ये मकान कब बना था? तो ये 2019 से पहले बन गया था। 19-20 से पहले ही बन चुका था। उसके अलावा सेल्फ ऑक्यूपाइड था नहीं, कंपनी को किराए पर दिया हुआ था। 9 महीने दिया हुआ था, 3 महीने वैकेंट हो गया। पर पूरे महीने साल उठाया तो जा सकता था ना। जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो क्या पूरे साल उठाया जा सकता था, तो उसमें दो बातें देखनी होती है कि एक, मकान बना हुआ था क्या? आपने कहा हाँ बना हुआ है, बना हुआ है, इसका मतलब पूरे साल किराए पर उठाया जा सकता था। दूसरा प्रश्न होता है तो क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड तो नहीं है? तो आपने कहा नहीं सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी इस प्रश्न में नहीं है। ये दो चीज़ें देखने के बाद में पता चल गया कि पूरे 12 महीने था, तो वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। किराया कितना आया था इसका? 14,000 इंटू 12, 1,68,000। ये लिखने के बाद 12 महीने का लिख देते हैं ना, इसमें से लेस करते हैं अनरिलाइज्ड। तो ये अनरिलाइज्ड रेंट इस प्रश्न में है क्या? नहीं है, तो डैश और डैश कर दो। तो आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा फॉर द कंपैरिजन 60,000 और 1,68,000। फर्स्ट और सेकंड दोनों की तुलना करनी है और जो अधिक हो वो लिखना है। तो हायर फर्स्ट और सेकंड। तो पहले में आपके अधिक कौन है? 2,30,000 और दूसरे में है 1,90,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? उसके बाद में लेस वैकेंट पीरियड। तो वैकेंट पीरियड कितने महीने था? पहले में तो कुछ नहीं था, है ना, तो पहले में तो डैश कर दो। दूसरे में 3 महीने था, तो 14,000 इंटू 3 कितना आया? 42,000। ये घटा देंगे तो घटाने पर आपका आ जाएगा GAV 2,30,000 पहले का और दूसरे का 1,48,000। GAV के बाद में आप लोगों को लेना होता है लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो पे कितना किया है इसमें म्युनिसिपल टैक्स? हाँ बेटा, लिखा हुआ है म्युनिसिपल टैक्स पेड 10% पहले में और दूसरे में 30,000। तो पहले में तो 10% है और दूसरे में 30,000 है, तो इसमें तो 30,000 लिख दो। इसमें 10% म्युनिसिपल वैल्यू का निकालना है। वैल्यू कितनी थी? ये यहाँ पे देखो, ये रही म्युनिसिपल वैल्यू 2,00,000। तो इस 2,00,000 का वैल्यू निकालना है। कितना आता है? 20,000। तो घटाएंगे इसको, म्युनिसिपल टैक्स घटाने पर कितना आता है? 2,10,000 और इधर 1,18,000। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स घटाते ही NAV हो गया। ये NAV जब आ जाता है उसमें से लेस करते हैं SD @ 30% ऑफ NAV और एक से लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। वो हम वर्किंग नोट में ले लेंगे, वर्किंग नोट 1 में। 30% आप दोनों का निकाल दो। पहले का 63,000 और दूसरे का 35,400 हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन
तो पहले मकान और दूसरे मकान के लोन के लिए क्या कहा था ये बताओ। पहले में तो कहा था कि खरीदा है, और वो लोन चुकाया है कि नहीं चुकाया है? नहीं चुकाया है। नहीं चुकाया तो लोन कितने का था फर्स्ट हाउस में? 15 लाख का। उस 15 लाख का उसने खरीदा था। खरीदते हैं तो केवल रिवेन्यू इंटरेस्ट होता है। रिवेन्यू इंटरेस्ट का मतलब 19-20 का ब्याज। तो 19-20 का सीधा निकालो, कितना परसेंट से था? हाँ बेटा, तो 14% से था, तो 14% से गुणा कर दो, 2,10,000। बस ये 2 पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस में कैपिटल इंटरेस्ट और रेवेन्यू इंटरेस्ट दोनों होगा, है ना? तो इसके लिए वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट 1 इसी के लिए बना लेते हैं। अब आप आ जाओ सेकंड हाउस। वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन लोन, सेकंड हाउस। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल इंटरेस्ट। कैपिटल इंटरेस्ट तब होता है जब मकान क्या हो? बनवाया हो, निर्माण करवाया हो। तो इसमें डेट ऑफ लोन बताओ। डेट ऑफ लोन 1 जून 2012 में। ठीक है, मकान बना कब है? डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन DOC लिख रहा हूं, तो बनना है ना। किस दिन मकान बना? 1 जून 2015। तो उससे जस्ट पहले का 31 मार्च, जस्ट पहले का 31 मार्च। तो इस डेट से जस्ट पहले देखना है। तो जून से पहले कौन होता है? मार्च होता है। तो 31 मार्च 2015 ही लिखना है। ये बात हम हर सवाल में कर रहे हैं। इन दोनों का गैप कितने महीने आता है वो कैलकुलेट कर लो। 1 जून 2012 से यहां तक का गैप आएगा, तो जून 12 से 13, 12 महीने। 13 से 14, 12 और महीने, 24। और 14 से 15 कितने हो गए? 36 होते हैं। 36 में से अपने को तो मार्च तक ही लेना था, यानी अप्रैल मई 2 महीने कम कर दो, तो 36 माइनस 2, 34 महीने। तो 34 मंथ आते हैं। ठीक है, 34 मंथ। तो अब अपने 34 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कितने का है लोन? 10 लाख का। इंटू कितना परसेंट से है? 15% से। इंटू 34 महीने हैं तो 34/12, और इसका 1/5, 85,000, 85,000। केवल इसमें यही होगा, कैपिटल इंटरेस्ट ही होगा केवल। रेवेन्यू इंटरेस्ट तो वो लिख दो नील। नील इसलिए क्योंकि उसने लोन चुका दिया था। 18-19 में ही सारा लोन चुका दिया, तो आज की डेट में यानी 19-20 में कोई लोन है ही नहीं। है ही नहीं तो नील हो जाएगा। तो अपने को केवल कितना लेना है? 85,000। ये 85,000 घटाएंगे तो इसे मेन सवाल में ले जाते हैं। लेस इंटरेस्ट 85,000। तो ये दोनों ही बिंदु घटाने हैं। ये भी घटाना है, ये भी घटाना है, ये भी घटाना है, ये भी घटाना है। घटाओ कितना आता है? पहले का माइनस का 63,000, 63,000। सही है क्या आंसर? और दूसरे का माइनस का 2,400। दोनों आंसर दिए हुए। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ये पूरा सवाल हो गया। और दोनों का टोटल भी दे रखा है आंसर में। तो बस ये 2 मकान थे, दोनों के आंसर आ गए। बस ये इतना ही क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों।